पर मैंने शायद 6,000 रुपए के अंदर अंदर करा ली थी, 5,000 कुछ रुपए में। ओके। तो जो कि पेड सर्विस थी। पेड सर्विस थी, लेबर इंक्लूड करने के बाद। ठीक है। सीएनजी जैसे ही डलवाई, जैसे ही नोजल निकाला सीएनजी पंप वाले ने, तुरंत इसकी सीएनजी लीक हो गई। नोजल से लीक हो गई? कंपनी फिटेड सीएनजी नोजल में से ही लीक हो गई। क्या बात कर रहे हो? ये दूसरी मारुति बनती जा रही है। दूसरी मारुति बनती जा रही है। सर्विस कॉस्ट मैंने आपको बताई, आप स्विफ्ट ले जाओ, हाँ। 2500 रुपए में तो उसकी भी सर्विस नहीं होगी। फर्स्ट सर्विस उसकी भी 3-4 हजार रुपए लगेंगे। अब मैंने उन्हें कॉल किया कि ऐसे ऐसे गाड़ी में अभी भी प्रॉब्लम है। एक तो वो लोग मानने को तैयार नहीं है कि इस गाड़ी के अंदर कोई प्रॉब्लम है। गाड़ी नो डाउट आप भगाओगे, हर गाड़ी भागती है। आप ऑल्टो भी लाओगे वो भी भागेगी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ और आज मेरे पास में हुंडई की ओरा, और ये ओरा जो है ना ये सीएनजी पर अवेलेबल है। साथ ही में ये गाड़ी ना 1 साल के अंदर 40,000 किलोमीटर चल चुकी है, जो कि कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा रनिंग मानी जाती है। ऑनर से जानेंगे कि उन्होंने इस गाड़ी को कैसा एक्सपीरियंस किया, कितनी सीएनजी भरवाई, कैसे इस गाड़ी के सस्पेंशन उनको लगे, कैसा उनका फीडबैक है, हर एक चीज़ के बारे में डिटेल में जानेंगे। और इस गाड़ी में ना आपको 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन मिलता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा सुना है कि ना तो ये गाड़ी माइलेज देती है, ना ही ये गाड़ी ज़्यादा पावर देती है। सब चीज़ों के बारे में डिटेल में जानेंगे इस वीडियो में। बिना किसी देरी के इस वीडियो करते हैं स्टार्ट, और बुलाते हैं सबसे पहले हमारे पास में है गाड़ी के प्राउड ओनर मिस्टर अभिजीत सिंह। और अभिजीत भाई कैसे हो आप? मैं बढ़िया भैया, आप कैसे हो? सबसे पहले तो बहुत बहुत थैंक यू आपका वीडियो में आने के लिए और टाइम निकालने के लिए। सबसे पहले आप मुझे ये बताओ कि गाड़ी आपने कब ली थी और कितने की पड़ी? ये गाड़ी मैंने लास्ट ईयर मार्च में ली थी, 2025 में। और ये गाड़ी मुझे उस टाइम डिस्काउंट के साथ मिली थी। ओके। इस गाड़ी पे मैंने 72,000 का डिस्काउंट लिया था। 9 लाख रुपए की ये गाड़ी मैं अपने घर ले आया था। बट उसके कुछ महीनों बाद जब जीएसटी नॉर्म्स वगैरह आए, सब कुछ रिवाइज हुआ, तो इसके प्राइसेस और भी बहुत ज्यादा डाउन हो गए थे। फिर मैंने 7,20,000 रुपए अपने दोस्त को दिलाई थी। ओके। सेम ही गाड़ी? सेम गाड़ी। और वेरिएंट कौन सा है? लाइक ये एस वेरिएंट है, जो कि सबसे ज्यादा बिकता है। सबसे ज्यादा बिकता है? सबसे ज्यादा मतलब वैल्यू फॉर मनी यही वेरिएंट होता है। इसमें आपको कुछ चीजें कम मिलेंगी, लेकिन अच्छा वेरिएंट है ये। मतलब सीएनजी का बेस वेरिएंट बोल सकते हैं हम इसे? नहीं, इससे नीचे भी आती है। इसमें नीचे भी आती है। okay। ये सेकंड बेस है सीएनजी का। सेकंड बेस है। इसमें आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे फेंडर में इसका इंडिकेटर का बल्ब वगैरह भी जो है वो इसमें आपको मिल जाता है। भाई गाड़ी आपने 40,000 किलोमीटर चला दी है, सबसे पहले ये बताओ कहाँ कहाँ ले जाते हो? वैसे कितनी रनिंग है आपकी जो इतनी चला दी आपने? भैया डेली लोकल में अगर बात करूँ तो 100 किलोमीटर चलती है मेरी ये गाड़ी। और अगर मैं बाहर निकल जाऊं, मतलब मुझे कुछ काम पड़ जाए नोएडा, गाजियाबाद, दिल्ली, तो ये गाड़ी आराम से दिन में 1 टैंक सीएनजी का लगवा देती है। अच्छा। और लाइक एक टैंक में कितने किलोमीटर तक आप निकाल लेते हो? कितने किलोमीटर चल जाती है? मैं इस गाड़ी से, सर्दियों में अलग है, गर्मियों में अलग है। गर्मियों में ये गाड़ी चलती है 210, 220, और सर्दियों में ये गाड़ी आराम से 270 भी चल जाती है। वैसे इस गाड़ी के अंदर आपको 11.5 kg का सिलेंडर मिलेगा, बट जैसे सीएनजी आप डलवाओगे इस गाड़ी के अंदर, प्रेशर की बात होती है। बिल्कुल 9.5, 10.5 इतने केजी तक इसमें सर्दियों में तो शायद ज्यादा प्रेशर, सर्दियों में ज्यादा आ जाती है, गर्मियों में तो इतनी ही आती है। ओके। और उसके बाद जब ये इतनी चलती है, अगर हम कैलकुलेट करें तो आराम से अच्छा खासा माइलेज दे देती है। करीब 200 के आसपास चल जाती है। 200 के आसपास आराम से चलेगी। जब आप खींच के चलाओगे, प्यार से चलाओगे, 230, 240 चलेगी, चल जाती है गर्मियों में भी। भाई सबसे पहले मुझे आप ये बताओ, चलो ओरा आपने ले ली, आपने गाड़ी भी खूब अच्छी चलाई है, पर्टिकुलर ओरा के लिए ही क्यों गए? लाइक मारुति की गाड़ियां भी उस टाइम पे जब आपने ये ली थी तब मेरे ख्याल से डिजायर का फेसलिफ्ट नहीं आया था, या आ गया था? आ गया था। तो आपने डिजायर की तरफ कंसिडर क्यों नहीं किया? लाइक वो गाड़ी सीएनजी पे काफी ज्यादा पॉपुलर है, माइलेज भी अच्छा है, चलती भी ज़्यादा अच्छी है, और इवन इससे शायद फीचर भी 2-4 ज़्यादा ही मिल जाते हैं। उस गाड़ी के साथ मुझे रिलायबिलिटी और रीसेल वैल्यू भी मुझे बहुत अच्छी मिलती। मैं इसकी तरफ क्यों गया, मैं आपको स्टार्टिंग से स्टोरी बताता हूँ। मुझे पता चला कि मुझे सीएनजी गाड़ी लेनी है, मैं सबसे पहले गया भाग के फ्रॉन्क्स की तरफ कि मैं फ्रॉन्क्स लेता हूँ। बजट का इशू, आप 10 लाख के नीचे नीचे मान के चलना, इशू कुछ नहीं था, बस मेरा मन था कि 10 के नीचे ही नीचे लूंगा। लेने को फिर ग्रैंड विटारा वगैरह भी थी, बट मुझे लेनी 10 के नीचे थी। मैं गया, मैंने उसका बेस वेरिएंट देखा, सेकंड बेस देखा, दोनों गाड़ियां देखी मैंने। फीचर्स का फर्क था। उस गाड़ी के अंदर 4 सिलेंडर इंजन जो मुझे चाहिए था। डिजायर इसलिए नहीं ली सिर्फ क्योंकि एक तो उस गाड़ी का बेस वेरिएंट मुझे 10.5 लाख रुपए का पड़ रहा था। ओके। और साथ ही साथ उसमें 3 सिलेंडर जो इंजन है, मुझे वो मजे वाली बात नहीं लगती। चला के देखी थी आपने? चला के देखी थी। गाड़ी नो डाउट आप भगाओगे, हर गाड़ी भागती है। आप ऑल्टो भी लाओगे वो भी भागेगी। बिल्कुल बिल्कुल। बट गाड़ी के अंदर जो एक लॉन्ग टाइम वाली फील आनी चाहिए ना, वाइब्रेशंस नहीं होनी चाहिए। वाइब्रेशन भी एज सच नहीं मिलती, पर 3 सिलेंडर की जो इमेज दिमाग में बनी हुई है, जब ऐसे रैंप पे चढ़ाते हैं तो वो जो गूंजती है उसके अंदर, घबराती है वो गाड़ी, वो मुझे अच्छा नहीं लगा। फ्रॉन्क्स की तरफ मैं गया, मैंने फैमिली को भी गाड़ी दिखाई,
हम फैमिली में ठीक ठाक हाइट के बंदे हैं, तो हमारे जो अंडर थाई सपोर्ट है वो मिल ही नहीं रहा था। पीछे की सीट उसकी बस इतनी सी है, छोटी सी। अच्छा। उसके बाद जब ड्राइविंग की बात करते हैं, फ्रॉन्क्स मैंने अपने फ्रेंड को दिलाई। फिर इस गाड़ी को लेने के 6 महीने बाद मैंने अपने फ्रेंड को दिलाई वो गाड़ी। हम उसे भी डेली चलाते हैं। वो गाड़ी बहुत ही बढ़िया है, मैं कहूँगा इससे ज़्यादा बढ़िया है। पर मेरे पर्टिकुलर मेरी फैमिली के अंदर मुझे ये गाड़ी ज़्यादा ठीक लगी थी। इसका मैं बेस वेरिएंट लेने गया था, मुझे वो 7 लाख कुछ का ही मिल रहा था, ई वेरिएंट। और मैं उस टाइम हो चुका था कि मेरे माइंड में को मैंने प्रिपेयर कर लिया था, मैं इसमें 50-60 हज़ार रुपये बाहर से लगाऊंगा। इसमें मेरे 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा लगे, भले ही मैंने कंपनी को दिए, लेकिन आज मेरी गाड़ी स्टॉक ही है। और जो फील मुझे ये गाड़ी दे रही है वो मुझे बहुत ही बढ़िया लगती है। सबसे पहले आप मुझे ये बताओ कि आपने इसकी सर्विस कितनी करवा ली? मैंने इसकी अब तक 3 सर्विस करा ली है। ठीक है। 3 सर्विस में वही 10,000, 20,000, 30,000 किलोमीटर वाली। जो शुरू की 2 सर्विस थी उसमें लेबर चार्जेस बिल्कुल भी नहीं लगे थे। ठीक है। वो मेरी सर्विस, पहली सर्विस जो मैंने कराई थी वो केवल और केवल 2500 रुपये में कराई थी। 2500 रुपीज। अब आपको हुंडई की एक बात बताता हूँ, आप जाओगे सर्विस सेंटर पे, आपको 2 तरीके के इंजन ऑयल मिलेंगे, एक सिंथेटिक, एक नॉन सिंथेटिक। जब गाड़ी आपकी फैक्ट्री में से आती है, इसके अंदर नॉन सिंथेटिक ऑयल होता है। ठीक है। सिर्फ एक लेबलिंग का फर्क है, ऐसा मतलब मैं भी सोचता हूँ। पर अब जैसे 40,000 किलोमीटर की सर्विस है, आज तक नॉन सिंथेटिक डलवाया, 40,000 पे मेजर सर्विस है, अपना सिंथेटिक डलवा लेंगे। भले ही लेबलिंग का फर्क हो, थोड़े से गैलन वगैरह, थोड़ा थिकनेस और वो सब का फर्क हो, बट अब मैं इसमें सिंथेटिक डलवाऊंगा। नॉन सिंथेटिक डलवाओगे 2500 रुपये में आपकी गाड़ी की सर्विस हो जाएगी। 20,000 किलोमीटर की सर्विस 3500 रुपये में। उसमें भी मैंने 1-2 चीजें एक्स्ट्रा करवाई थी, नहीं तो 2700 रुपये तक का चार्ज आता है उसका। जो अभी मैंने लास्ट सर्विस कराई थी, पर मैंने शायद 6,000 रुपये के अंदर अंदर करा ली थी, 5,000 कुछ रुपए में। ओके। तो जो कि पेड सर्विस थी। पेड सर्विस थी, लेबर इंक्लूड करने के बाद। ठीक है। तो इस तरीके से मुझे ये गाड़ी सर्विस के मामले में तो बहुत ही बढ़िया लगती है। बाकी एक चीज मैंने एक्सपीरियंस करी थी इस गाड़ी के अंदर, जो कि मतलब ट्रॉमा बन चुका है मेरी लाइफ में। अच्छा। मतलब आज भी मैं उस दिन को याद करता हूँ तो मुझे डर लगता है। ओके। इस गाड़ी में मैंने यहाँ पे इसमें सीएनजी डलती है, सीएनजी जैसे ही डलवाई, जैसे ही नोजल निकाला सीएनजी पंप वाले ने, तुरंत इसकी सीएनजी लीक हो गई। नोजल से लीक हो गई? कंपनी फिटेड सीएनजी नोजल में से ही लीक हो गई। क्या बात कर रहे हो? फिर क्या हुआ? मैंने तुरंत अपना सिलेंडर ऑफ किया। हाँ। थोड़ी बहुत जैसे वीडियोस बनाते नॉलेज है। हाँ। सिलेंडर ऑफ किया, गाड़ी को साइड लगाया। हाँ। दोबारा सिलेंडर ऑन किया तो इसमें दोबारा लीकेज बनने लगा। और लीकेज ऐसा बनता है, एकदम से आपको आवाज आएगी और स्मेल हो जाएगी पूरे एटमॉस्फेयर में। अरे बाप रे। मैं डर गया पूरा। मैंने अपनी फैमिली को 2-4 दिन गाड़ी यूज करने नहीं दी, मेरा टाइम नहीं लग पाया। 4 दिन बाद जब मैं इसे सर्विस सेंटर लेके गया, सर्विस सेंटर वालों का ये कहना था कि भैया हम मेरठ के अंदर इस गाड़ी को रिपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास वो सब चीजें, वो वाले टेक्नीशियन नहीं है जो सीएनजी को हैंडल करें। हम केवल यहाँ पे ऑयल चेंज करके दे सकते हैं आपको, इंजन ऑयल वगैरह। अच्छा। तो मैंने उनसे पूछा कि मैं गाड़ी कैसे चलाऊं फिर। बोलने लगे आपको दिल्ली ले जानी पड़ेगी, ओखला। ओके। मेरे घर से 80 किलोमीटर पड़ता है दिल्ली के अंदर। मैंने उन्हें बोला सिंपली कि आप ऐसा करो, मैं गाड़ी छोड़ जाता हूँ, आप अपने आप करवा दो। यार मुझे तो सॉल्यूशन चाहिए, सर्विस सेंटर पे खोल क्यों रखा है आप लोगों ने। बोलने लगे नहीं नहीं ऐसे तो नहीं होगा, हम आप अगर ऐसे बोल रहे हो तो आपको एक ड्राइवर के साथ भेज देंगे और आप अपने आप ही ठीक करा लेना। ये उनका खुद का मतलब खुद के मुंह से कही हुई बात थी। मतलब अगर आप टीयर 2 या टीयर 3 जैसे एरियाज में रहते हो, लाइक अगर आप दिल्ली से थोड़ा सा बाहर रहते हो, आउटर एरिया में रहते हो, तो आपको ऐसी प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती हैं बाय द ब्रांड्स। मतलब कंपनी के शोरूम में जाके बंदा अपनी गाड़ी को लेकर जा रहा है और ये बोल रहा है कि भाई मेरे को इस चीज का सोल्यूशन चाहिए, और उस टाइम पे गाड़ी शायद अंडर वारंटी थी आपकी। अभी भी अंडर वारंटी, साल भर ही हुआ है गाड़ी, साल भर ही हुआ है, जबकि ये हाल है हुंडई वालों के। अब मैंने उन लोगों को बोला ठीक है, आप मुझे गाड़ी मतलब ठीक नहीं करा के दे पा रहे, आप मुझे ड्राइवर के साथ भेज दो। जिस दिन मैं गया ओखला, मैंने फोन किया सर्विस सेंटर पे, ड्राइवर आ रहा है क्या? उन्होंने बोला सर अभी तो ड्राइवर आया ही नहीं है, आपको वेट करना पड़ेगा। अब मैं सुबह यहाँ से 9 बजे निकला, मुझे और भी काम होते हैं मेरी लाइफ में, बिल्कुल पर्सनल और भी काम होते हैं। मैंने वेट नहीं किया, मैं अकेला ही चला गया। लेकिन मैंने उस दिन भी क्रेज दिखाया, मैंने इसके अंदर दोबारा सीएनजी डलवा के देखी कि लीक तो नहीं हो रही है। उस दिन मैंने सीएनजी डलवाई, थोड़ी सी डलवाई थी और इसमें दोबारा लीकेज का इशू आया। मैंने वीडियोस वगैरह प्रॉपर बनाए, मैं सर्विस सेंटर पे गया, उन लोगों ने इस फ्यूल लिड को खोल के देखा, उन्हें कुछ मिला ही नहीं। बोलने लगे क्या लीक हुआ है? मैंने कहा यहाँ से लीक हुआ है, मैंने वीडियोस वगैरह दिखाए। बोलने लगे इसके अंदर कुछ डस्ट फंस गई होगी इसलिए लीक हो गया। मैंने कहा मुझे ये मत बताओ, अगर ये कल को दोबारा से, अभी मेरे साथ हुआ है, अगर मेरी फैमिली के साथ होगा तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लोगे, मैं कैसे ले लूँ? आप मुझे इसे ठीक करके दो। उन्होंने कहा ठीक है आप टेंशन मत लो, हम इसे वारंटी में डालते हैं। अब मेरी आदत है कि मैं अपनी गाड़ी में जो काम हो रहा है वो देखना चाहता हूँ। उन लोगों ने अंडर वारंटी का बहाना करके पता नहीं चेंज किया या नहीं किया, मुझे वहां से हटा दिया कि आप गाड़ी के पास नहीं होंगे खड़े,
और हम ऐसे काम नहीं दिखाते हैं। बाकी सबकी गाड़ी, सारे ओनर्स अपनी गाड़ियों के पास खड़े थे, पर मैं कस्टमर लॉन्ज में बैठा, 2 घंटे बैठा। कैमरा वगैरह वहाँ पे नहीं खोल सकते थे, सर्विस सेंटर के अंदर खोलना भी नहीं चाहिए, अलाउड भी नहीं होता है, प्रेमिसेस के अंदर दूसरों की में नहीं खोलना चाहिए जब तक आपको परेशान ना किया जाए। मुझे उन्होंने जेंटल वे में कहा, मैं बैठा। मैं 2 घंटे बाद अपनी गाड़ी को दोबारा सीएनजी पंप पे लेके गया, जब ठीक हो गई। उस दिन के बाद से आज तक मेरी गाड़ी के अंदर कोई लीकेज नहीं आया है। बट एक नई गाड़ी के अंदर जब आया था, और जब आता है ऐसा सीएनजी का इशू, तो डर लगता है आज भी सोच के। बिल्कुल बिल्कुल यार, ये तो बहुत अनएक्सपेक्टेड, मतलब ऐसा तो सोचा ही नहीं। ट्रस्टेड ब्रांड पे से बिल्कुल, अगर ऐसी चीजें हो रही हैं। दूसरी बात देखो, कुछ भी हो सकती है। अभी ये गाड़ी है, कल को कुछ भी चाहिए, रोड पे चलेगी, कुछ भी हो सकता है, मैं कह रहा हूँ XYZ, लेकिन उसका सॉल्यूशन सर्विस सेंटर में तो मिलना चाहिए ना। वो इनको नहीं मिला, उसके लिए इन्होंने अलग से अपना पेट्रोल लगा के या सीएनजी जो भी इन्होंने लगा के, और करीबन अपने घर से 80 किलोमीटर दूर जाके और फिर वहाँ काम कराया। तो ये चीज़ मेरा एक सबसे बड़ा सवाल है। अगर मेरी वीडियो कोई ब्रांड से देख रहा है, हुंडई वगैरह से, तो ये चीज़ का सोल्यूशन भाई अपने जो टियर 2 और टियर 3 के जो सर्विस सेंटर्स हैं वहाँ पे थोड़ा सा बेटर किया जाए। अभिजीत भाई, मुझे ये बताओ कि हुंडई ऑरा सीएनजी पर काफ़ी ज़्यादा बदनाम, मतलब पावर, काफ़ी लोग बोलते हैं कि ये गाड़ी पावर नहीं देती, क्या बोलोगे आप उसके बारे में? पावर के लिए मैं माइंडसेट की बात बोलूँगा। कुछ लोगों के माइंडसेट में होता है कि गाड़ी पे पंजा रखें, एकदम ही गाड़ी भाग के जाएगी। देखो, आप इस पे पंजा रखो, गाड़ी ये भी 130 चढ़ेगी, पर इसे थोड़ा टाइम लगेगा। एक तो सीएनजी में ये गाड़ी निकालती है 69 bhp और 96 Nm का टॉर्क। अब सीएनजी में आप गाड़ी ले रहे हो और पावर भी कर रहे हो कि आपको पावर भी मिल जाए, तो ऐसा नहीं होता, आपको कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, करना पड़ेगा। मैं अपना प्रीव्यू शेयर करता हूँ आपके साथ। मेरे पास एक तरफ हुंडई वेन्यू खड़ी है, एक तरफ ऑरा खड़ी है। मुझे ज्यादा पावरफुल गाड़ी ऑरा लगती है, पावर वेट रेशियो आ गया। उसके बाद ये गाड़ी तो थोड़ा सा टाइट सी चलती है, मतलब इसे चलाने में ज्यादा फील आता है। पता नहीं कैसे, मेरा माइंडसेट ऐसा है क्या। लोग बोलेंगे नहीं भाई, हुंडई वेन्यू ज्यादा खुली सी, उसकी क्लच इतनी ज्यादा लाइट है आज भी, इस क्लच उसके मुकाबले बहुत ज्यादा टाइट हो गई है। उसके बाद अगर मैं इसे माइलेज के एक्सपेक्ट से देखूं, पावर नहीं है, चलो अच्छी नहीं है पावर, पर माइलेज 33 का माइलेज दिया था इस गाड़ी ने मुझे जब मैंने इसमें टेस्ट किया था। भाई साहब, 33 का माइलेज काफी ज्यादा मैटर करता है। और इसी के साइड में खड़ी करके फ्रॉन्क्स का कंपेयर किया था, उसने 32.5 दिया था। ओके ओके ओके, मतलब माइलेज काफी अच्छा है, लिटरली माइलेज क्वीन ही है एक तरीके से। सर्दियों में अगर आप करोगे टेस्ट, आपको आराम से 35-36 तक का तो दे देना चाहिए मेरे हिसाब से। चलाने की भी बात होती है, बहुत प्यार से चलाओगे तो इतना देगी, रगड़ के चलाओगे, जैसे मतलब आप एकदम आरपीएम की सुई 6000 आरपीएम तक लेके जा रहे हो, तो भी ये गाड़ी मुझे 25 का एवरेज दे देती है, जो कि बुरा नहीं है, बहुत अच्छा माइलेज माना जाता है। लाइक मारुति की कुछ गाड़ियां हैं जिनको मैंने सीएनजी पे माइलेज टेस्ट किया था, बेशक माइलेज अच्छा देती हैं उनकी गाड़ियां, सुनने में काफ़ी ज़्यादा आता है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर उनको थोड़ा सा लाइट फुट भी चलाते हो तो भी 27-28 का माइलेज निकाल के देती हैं। लेकिन फिर भी उसके अकॉर्डिंग इस गाड़ी का माइलेज जो है वो काफ़ी अच्छा आपको जो है वो मिल जाता है। अभिजीत भाई, अब मैं जानना चाहूँगा भाई, इस गाड़ी का बूट ओपन करो सबसे पहले, और मुझे दिखाओ कि बूट स्पेस कैसा है। देखो, सीएनजी का सिलेंडर यहाँ पे रखा हुआ है जो कि काफ़ी बड़ा है, करीब 14 किलो के आसपास का सिलेंडर होगा ये, और उसके बाद भी स्पेस वगैरह आपको कैसा लगता है? बूट स्पेस की मैं आपको बात बताऊं, मुझे ये बूट स्पेस इतना ज़्यादा अच्छा लगता है। जो एक सबसे बड़ी वाली अटैची होती है, अटैची बोलते हैं, सूटकेस बोलते हैं, जो कुछ भी उसे बोलते हैं, वो यहाँ पे आराम से फिट आ जाती है, उसके बाद सामान आ जाता है इस गाड़ी के अंदर। और भी आप अगर एक फैमिली ट्रिप पे भी जाना चाहते हो, हुंडई ऑरा जैसी गाड़ी लेकर, आप आराम से जा सकते हो अपनी फैमिली को लेके। दूसरी बात, सीएनजी का सिलेंडर यहाँ पे रखा है, ठीक है, कहीं ना कहीं अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो रियर की जो सस्पेंशन होते हैं उसमें वजन पड़ता है यहाँ पे कंटिन्यूसली। भाई, हाईवे पे भी चला चुके हो, शहर में तो खैर गाड़ियाँ नॉर्मल सस्पेंशन देती हैं, हाईवे पे कैसा सस्पेंशन का सेटअप है इसका, वो मुझे थोड़ा बताओ आप। हाँ, हाईवे पे मुझे ठीक लगता है इसका सस्पेंशन वगैरह, जैसे हमारे यहाँ एक्सप्रेस वेज है इंडिया में, बट उन पे पैचेस आते हैं बहुत सारे, जॉइंट्स आते हैं, ऊपर नीचे होती है गाड़ी। वहां पे मैं आपको एक अच्छे एग्जांपल से बताता हूँ। जैसे आप आगे बैठे हो गाड़ी में, तो आगे आपको इतना फील नहीं होगा, बट आप जैसे पीछे बैठ के ट्रैवल कर रहे हो, तो जैसे मेरी अंडर बॉडी है, जो नीचे वाली सीट है, ऐसा लगेगा मुझे जैसे मैं फ्लोट कर रहा हूँ। अच्छा, क्योंकि इतना अच्छा सस्पेंशन है इस गाड़ी में। ये मेरा ओनरशिप है, हो सकता है लोगों को ना लगता हो अच्छा, मेरे कपड़े आपको नहीं आएंगे, आपके कपड़े मुझे नहीं आएंगे, बिल्कुल। तो मुझे जो एक्सपीरियंस हो रहा है, जरूरी नहीं वो आपको भी हो, बट मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं फ्लोट हो रहा हूँ। ऊपर जो बैक सपोर्ट है, इसमें थोड़ी वाइब्रेशंस लगती हैं मुझे। ओके। साथ ही साथ इस गाड़ी के अंदर पीछे की तरफ आर्मरेस्ट भी आता है, पीछे की तरफ। ओके, आर्मरेस्ट भी है, ठीक है।
हाँ अभिजीत भाई, गाड़ी के अंदर आ गए हो, आप मुझे बताओ कि इंटीरियर वाइज आपको ये गाड़ी कैसी लगती है? लाइक स्पेस कैसा है, कंफर्ट कैसा है? आपकी हाइट भी फैमिली में सबकी बड़ी है थोड़ी, आप बता रहे हो जैसे। अब मैं आपको पहले कंफर्ट की बात बताता हाँ हूँ। हाँ। जैसे कि मैं इस गाड़ी को ड्राइव करता हूँ, इसमें एक तो हाई एडजस्टमेंट वाली सीट आती है। ठीक है। मैं ठीक ठाक हाइट पे रख के चलाता हूँ इसे। ठीक है। जैसे मैं इस गाड़ी को खाटू श्याम जी लेके गया था, कंटिन्यूअस एक बार में ले आया था घर अपने, बस बीच में सीएनजी डलवाने रुका था। अंडर थाई सपोर्ट इस गाड़ी के अंदर कम है। आप कम ही सोचना लेने से पहले कि कम ही मिलेगा। सीट ओके। छोटी हैं मतलब ये जो सीट्स है जिसपे आप बैठते हो। हाँ जी, ओके। ये वैसे छोटी है लेंथ में। इसी के साथ साथ जो बैक सपोर्ट है, मैं इतना हेल्दी नहीं हूँ, पर मेरे भैया जैसे हेल्दी हैं, वो इस सीट से बाहर निकल जाते हैं। ये सीट भी छोटी है। और आप इस गाड़ी को, मेरा पर्सपेक्टिव है, फिर से बता रहा हूँ, 3-4 घंटे चलाओगे आपके लेफ्ट फुट में दर्द होगा। उसके अलावा जैसे कि गाड़ी की राइड क्वालिटी वगैरह बात करें, हुंडई है, स्टीयरिंग रिस्पॉन्स बहुत ही तगड़ा है। ओके। अंडर पावर है गाड़ी, बहुत ही अंडर पावर है, लेकिन आपको उसकी जगह दूसरी चीज दी है इन लोगों ने इस गाड़ी के अंदर। इस प्राइस पॉइंट पे भाई मुझे दिखा देना कोई सी भी गाड़ी लाके, मैंने हर गाड़ी के स्पीकर सुन रखे हैं, इसके इतने प्रीमियम हैं, इसके इतने तगड़े स्पीकर्स हैं इस प्राइस पॉइंट पे। डिजायर ले आओ, अमेज ले आओ, कोई सी नहीं टिकेगी इसके आगे। ये मैंने किसी और कस्टमर के साथ भी सुना था कि उनका एक्सपीरियंस जो है ना, इनके जो स्पीकर्स हैं वो उससे काफ़ी ज़्यादा अच्छा जो निकल के आता है। मतलब स्पीकर का आउटपुट जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेटर है, वो चीज़ है। बाकी स्क्रीन वगैरह आती है इसमें? नहीं, स्क्रीन नहीं आती। वही अपना जो ब्लूटूथ वाला स्टीरियो है वो आपको इस गाड़ी के साथ में देखने को मिल जाएगा। पुराने ज़माने वाला अपना फ़ोन कनेक्ट करो, फिर उसके बाद में ब्लूटूथ से गाने वगैरह बजाओ। तो भाई ओवरऑल आपको कैसी लगी है गाड़ी, कंप्लीट बताओ। ओवरऑल अगर मैं आपको बताऊं, किसी को अगर अपने घर में गाड़ी लेनी है, सिर्फ वो चीज़ हटा देना अपने दिमाग से कि ये कमर्शियल में ज़्यादा चलती है। देखो, कमर्शियल में वही गाड़ी ज़्यादा चलती है जो लो रनिंग कॉस्ट के साथ आती हो, लो मेंटेनेंस के साथ आती हो, इजी टू हैंडल हो। बिल्कुल सही बात। हर जगह आपको सर्विस सेंटर मिलेंगे। बिल्कुल। ये दूसरी मारुति बनती जा रही है। दूसरी मारुति बनती जा रही है। सर्विस कॉस्ट मैंने आपको बताई। आप स्विफ्ट ले जाओ, हाँ। 2500 रुपए में तो उसकी भी सर्विस नहीं होगी। फर्स्ट सर्विस उसकी भी 3-4 हजार रुपए लगेंगे, और आप इसे ले जाओ 2500 रुपए लगते हैं। अच्छा, मुझे अभिजीत भाई, अब वीडियो को एंड कर रहे हैं, बट मुझे लास्ट कुछ चीज़ें ऐसी बता दो। देखो, आपकी इस वीडियो को देख के काफ़ी लोग होंगे जो पैसा खर्च करेंगे इस गाड़ी के ऊपर, ठीक है, और आपके पॉइंट को भी कंसीडर करा जाएगा, ठीक है, क्योंकि ओनरशिप, जो ओनर होता है वही असली बात बता पाता है गाड़ी एक्सपीरियंस करने के बाद। तो मुझे ऐसे गाड़ी के बारे में पॉजिटिव भी आपने खूब बताए हैं, नेगेटिव भी आपने खूब बताए हैं। मुझे ये बताओ किन किन लोगों को आप रिकमेंड करते हो अपने एंड से? जिन लोगों की डेली रनिंग हो, पहली बात तो आप पेट्रोल में इस गाड़ी को कभी कंसीडर मत करना। पेट्रोल में ये वही थका हुआ है, एवरेज देती है 10-12 का, जो कि आपको वेन्यू वगैरह में भी मिलता है। भले साइज छोटा हो, लेकिन फिर आप खून के आंसू ही रोगे कि माइलेज नहीं दे रही, छोटी गाड़ी होने के बाद भी। ना माइलेज ना पावर। कंफर्ट का, प्रीमियमनेस का आदमी क्या करेगा? एट दी एंड चलानी तो उसे गाड़ी है, पैसे जेब से लगेंगे। बिल्कुल। जब डेली रनिंग कॉस्ट डालेगा वो, तो उसे ये गाड़ी सूट नहीं करेगी। उसके बाद अगर आपको डिजायर नहीं आ रही समझ में, फ्रॉन्क्स नहीं आ रही समझ में, आंख बंद करके ले लो भाई, आंख बंद करके। तो आपकी तरफ से फुल्ली रिकमेंडेड है? मेरी तरफ से फुल्ली रिकमेंडेड है। अब कोई मुझसे आके इन पर्सन टू पर्सन वापस पूछने लगे, आपको मैं 9 लाख रुपए दूं, आप लोगे क्या? भाई मैं नहीं लूंगा, एक गाड़ी लेने के बाद दोबारा नहीं ली जाती। प्रोज एंड कॉन्स में एक चीज और बता देता हूँ। आप जैसे कि सोचो इसके अंदर 4 सिलेंडर इंजन है और ये मारुति से ज्यादा रिफाइंड है क्या? नहीं भाई, ये इस गाड़ी के अंदर 1500 आरपीएम के बाद आपके गियर नॉब पे वाइब्रेशंस आ जाएंगी। आप जब इस गाड़ी को स्टार्ट रखोगे, भले आप नई गाड़ी लो, 200 किलोमीटर चलिए, फ्लोर पे आपको हल्की हल्की वाइब्रेशंस फील होंगी। मैंने अपनी वीडियो में सब कुछ बता रखा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई का चैनल भी एक बार आप विजिट कर सकते हो। गाड़ी के बारे में वहाँ पे भी सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस हो चुका है। बाकी यही था इस गाड़ी का एक ओनरशिप रिव्यू। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, अच्छा लगा हो, तो उसको प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ में, अपने फैमिली मेम्बर के साथ में। जो भी इस सेगमेंट की गाड़ी में कंफ्यूज्ड है कि हमें ऑरा लेनी चाहिए, स्विफ्ट लेनी चाहिए, या फिर होंडा अमेज लेनी चाहिए, या फिर टाटा की टिगोर में भी कंफ्यूज है। बाकी मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें।